मैंने पाकिस्तान के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ लाइव सेशंस किए हैं और ये समझने की कोशिश की है कि पाकिस्तान में लोग आखिर इन्वेस्टमेंट्स को लेके इतने कंफ्यूज क्यों हैं। और ये कंफ्यूजन बड़ी कॉमन है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि आखिर में इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ पे है। और इस कंफ्यूजन का शिकार मैं भी रह चुका हूँ। जब मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की तो मेरे भी सेम ख्वाब थे कि भाई जल्द से जल्द अमीर होना है। और जल्द से जल्द अमीर करता कौन है? क्रिप्टो। तब मैंने मुंह उठा के सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दिया और कुछ साल के बाद एक स्कैम में मेरी सारी सेविंग्स चली गई। और ये एक किस्म की ट्यूशन फी थी जो कि मैंने दे के एक बड़ा महंगा लेसन सीखा कि पाकिस्तान में रह के आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, जिसके बारे में पाकिस्तान के 95% लोगों को ना तो अंदाज़ा है और ना वो इस पर बात करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये इन्वेस्टमेंट लेटर के बारे में बताऊंगा जो कि एक 6 स्टेप जर्नी है जो कि हर बिगिनर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। और मैं यही विश करता हूँ कि काश कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी तो मुझे किसी ने ये बताया होता। और ये सिर्फ फर्जी बातें नहीं होगी या सिर्फ किताबी बातें नहीं होगी, बल्कि मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि मैं इन्वेस्टमेंट से पहले कहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ और मैं इन्वेस्टमेंट से पहले क्या क्या चीज़ें देखता हूँ, ताकि जब आप इन्वेस्टमेंट करने चाहें तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि मैंने अपने गोल्स के लिहाज से कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। और ये एग्जैक्ट रोड मैप मैंने मुज़म्मिल हसन की प्राइवेट कम्युनिटी में भी लोगों को दिया था, जहाँ पे फाइनेंस सेक्शन को मैं होस्ट करता हूँ। एंड बिफोर वी गेट इनटू ऑल दैट, अगर आपने मुझे पहले कभी नहीं देखा तो इस चैनल के ऊपर मैं उन मेंटल मॉडल्स और फ्रेमवर्क्स के ऊपर बात करता हूँ जिससे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। क्योंकि आप सिर्फ इन्वेस्टिंग से नहीं बल्कि अपनी पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन करके इस जर्नी पे जा सकते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी शक्ल आपको नज़र आती रहे। नाउ बैक टू द वीडियो। और ये है आपकी इन्वेस्टमेंट लेडर, और इसका जो पार्ट 1 है वहाँ पे मोस्टली लोग फंसते हैं और वो है कन्फ्यूजन। यानी आपके आसपास इतनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी चूज़ करूँ अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आपको कुछ स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं, आप बाहर किसी से मिलते हैं वो आपको रियल एस्टेट की बातें बताता है, गोल्ड की बातें बताता है। तो आप इतने ओवर थिंकिंग फेज में चले जाते हैं जहाँ पे आप यही सोचते रह जाते हैं कि यार मेरे लिए इन्वेस्टमेंट कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है। और लैक ऑफ एजुकेशन या लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से आप चूज भी नहीं कर पाते यार इन दोनों बंदों में से जो सच कौन बोल रहा है। और यहाँ पे आपका मसला आता है चॉइस ओवरलोड, जो कि ये कॉन्सेप्ट है जो कि बैरी श्वार्ट्ज अपनी किताब पैराडॉक्स ऑफ चॉइस में कहता है कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होगी ना या मल्टीपल ऑफ चॉइसेस होंगी, तो अगर आप उसमें से कोई भी चॉइस चूज कर लेंगे ना तो आप हमेशा रिग्रेट में रहेंगे या डिसअपॉइंटेड रहेंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि जो बाकी के ऑप्शन मैंने छोड़ दिए हैं ना शायद उनमें कोई अच्छी चीज थी। और ये चीज आपने भी नोट की होगी कि जब भी आपके पास कोई 10 ऑप्शंस हैं, आप उसमें से एक चूज कर लेते हैं तो उसको चूज करने के बाद आप यही सोचते रहते हैं कि यार अगर मैं बाकी चूज करता तो क्या होता। और इसी चक्कर के अंदर आप कंफ्यूज रहते हैं, आप रिग्रेट में रहते हैं। और इसी कंफ्यूजन की वजह से ना मैंने अपना काफी नुकसान किया है। और नुकसानात के बाद ना मैंने चीज नोट किया कि यार मेरे पास खुद इतना टाइम नहीं है कि मैं बैठ के सब चीजों को समझूं। तो क्यों ना मैं किसी एक ऐसे सिस्टम को या किसी एक ऐसे बंदे को या फिर किसी एक ऐसे अदारे को फॉलो कर लूं जिसने सिस्टम को क्रैक कर लिया है, जो कि बैठ के जिसका काम ही है कि वो सारी चीजों को देखें, समझे कि क्या हो रहा है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और यहाँ पे आते हैं म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स इस इन्वेस्टमेंट लेटर का पार्ट 2 है। इससे पहले हम म्यूचुअल फंड्स को समझें और उसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो देखें, उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी वो लोग हैं या वो अदारे हैं जो कि बड़ी स्मार्टली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो पैनिक में सेल नहीं करते, उनका बड़ा सिस्टमेटिक एक तरीका है। वो हर डिसीजन डेटा लॉजिक एक्सपीरियंस से लेते हैं और वो मुल्की हालातों को, ग्लोबली हालातों को देख के अपनी डिसीजंस, अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को चेंज करते रहते हैं। उनका गोल ये नहीं होता कि यार 1 महीने में पैसा डबल करना है या 6 महीने में पैसा डबल करना है, बल्कि वो 10 15 20 साल की लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे होते हैं। और यहाँ पे रवाल रविकांत का मुझे कोट याद आता है जो कहता है कि प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना वो स्मार्ट मनी कर रहा होता है ताकि वो लॉन्ग टर्म जो रिटर्न है ना उसको ले सके। और हम अगर किसी तरीके से इन इन्वेस्टर्स के साथ, इस स्मार्ट मनी के साथ जुड़ जाए, तो हमारी अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है ना वो काफी आसान हो सकती है। तो यहां पे आता है म्यूचुअल फंड्स जो कि एक स्मार्ट मनी है। और मेरे ख्याल से स्मार्ट मनी में आपको म्यूचुअल फंड्स को क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इनका इंटरेस्ट में है कि आपको ज्यादा रिटर्न बना के दें। क्योंकि जितना रिटर्न ये आपको बना के देंगे उतना ज्यादा ये अपने लिए बनाएंगे, उतने ज्यादा ये न्यू इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इट्स इन देयर इंटरेस्ट टू मेक यू मोर मनी। तो अब म्यूचुअल फंड्स हैं क्या? ये आपसे, मुझसे, डिफरेंट लोगों से पैसे लेते हैं, पूल इन करते हैं और कहीं पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट कैसी जाएगी, किस तरह जाएगी, कहां पे किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए उनके पास बैक एंड पे रिसर्चर्स होते हैं, फंड
मैनेजर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, जो कि बैठ के उनका काम ही ये है कि वो ये सब चीज़ों को देखें, एनालाइज़ करें और एक बेटर डिसीजन लें। अब आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है कि भाई एक-एक चीज़ों को बैठ के देखें। तो ये म्यूचुअल फंड्स में इन्होंने हाई एंड लोगों को हायर किया हुआ है, जो कि काम ये कर रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसके बदले में आपको एक फी चार्ज करते हैं, जिसके बारे में मैं जाके पॉइंट 4 में डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी समझने की जरूरत है कि हर म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं होता। जैसे हर एक जूता हर इंसान के लिए नहीं बना होता, उसका पाँव का साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। इसी तरह हर फंड हर इंसान के लिए नहीं बना हुआ। हर इंसान की अपनी एक रिस्क प्रोफाइल है, उसके लिहाज से उसको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये बात आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना बेहतर है। और ये जो रिस्क प्रोफाइल है ना, ये इन्वेस्टमेंट लैडर का पार्ट 3 है, जहां पे हम ये देखेंगे कि आप अपनी रिस्क के लिहाज से किस तरह इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो इससे पहले आप ये समझें कि आपने किस फंड में जाना है, उससे पहले आपको अपना रिस्क प्रोफाइल देखना है, और उसको देखने के लिए आपको ये जांचना है कि भाई आप इस रिस्क प्रोफाइल स्पेक्ट्रम में कहां पे आते हैं। तो आपने सबसे पहले ना अपने आप से सवाल करना है कि अगर मेरी इन्वेस्टमेंट 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, वो 8,000 होती है, तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तो जो ये इमोशनल रिस्पॉन्स होगा ना, वो डिसाइड करेगा कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। क्या आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, आप लो रिस्क इन्वेस्टर हैं, या आप एक किस्म के मॉडरेट किस्म के इन्वेस्टर हैं। इसके अलावा आप ये सवाल करें अपने आप से कि मेरा गोल क्या है। क्या मैं 10 साल के लिए जोड़ रहा हूँ पैसे? क्या मैं अपनी शादी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ? क्या मैं रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ? क्या मैं अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ? अब ये जब जवाब आप देंगे ना, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आप इस स्पेक्ट्रम में कहाँ पे आ रहे हैं। आप अपने गोल के जितने पास होंगे ना, आपको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट से उतना दूर जाना है, और आप इस अपने गोल से जितना दूर होंगे ना, आपको इस हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के उतना पास जाना है। क्योंकि जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है ना, वो आपको ज्यादा रिटर्न दे सकती है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए शायद नुकसान भी दे। तो जब आप अपनी रिस्क प्रोफाइल देख लेंगे, अपने गोल को समझ लेंगे, उसके बाद आती है बात कि भाई आपने अपना फंड टाइप कौन सा लेना है। और मोस्टली लोग गलती यही करते हैं कि वो फंड टाइप समझे बगैर, अपनी रिस्क प्रोफाइल समझे बगैर, अपने गोल्स को समझे बगैर पास्ट परफॉर्मेंसेस के ऊपर दूसरे लोगों से सुन के इन्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका गोल और आपका गोल सेम नहीं हो सकता। इसकी मैं एग्जांपल हमेशा से देता हूं कि आप किसी और की नजर वाली ऐनक पहन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी सही दिखे। उसको सही दिख रहा है, इज नेवर अ गारंटी कि आपको भी सही दिखे, बिकॉज उसकी चीजें डिफरेंट है, आपकी चीजें डिफरेंट है। वो एक अलग गेम खेल रहा है, आप एक अलग गेम खेल रहे हैं। आपकी हिस्ट्री डिफरेंट है, आपके फैमिली के मसाइल डिफरेंट है, आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप डिफरेंट है। तो दोनों के जो गोल्स हैं वो भी डिफरेंट होने चाहिए, दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो जब आपने अपनी रिस्क प्रोफाइलिंग कर लिया है, तो इसके बाद बारी आती है कि भाई आपने फंड कौन सा लेना है। और ये इन्वेस्टमेंट जो आपकी लैडर है, उसका पार्ट 4 है कि चूजिंग अ राइट फंड। तो जब आप फंड टाइप सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कि भाई हाई रिस्क में जाएं, मीडियम रिस्क में जाएं, लो रिस्क में जाएं। अब सोचने की बात यह है कि ये हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क क्यों है। ये चीज डिपेंड करती है कि ये एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर रहे हैं। जहां पे ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे, उससे डिटरमिन होता है कि ये हाई रिस्क है, ये लो रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है। तो हम आज समझते हैं कि हाई रिस्क, लो रिस्क, मीडियम रिस्क क्या है, ताकि आप उसको ना डिसाइड कर सकें एग्जैक्टली क्या चीज है। तो अगर हम हाई रिस्क में जाते हैं, तो हाई रिस्क के अंदर हमेशा इक्विटी फंड्स आते हैं, यानी वो फंड्स जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जब भी आप किसी को पैसे दे रहे हैं और इक्विटी फंड खरीद रहे हैं, उसका मतलब ये होगा कि वो आपसे पैसे लेके एक सेट कंपनीज में जाएगा और वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा। उसके बदले जो रिटर्न आएगा वो आपको दे देगा। तो ये हमेशा हाई रिस्क होता है। एंड टू विजुअलाइज दैट, आपको समझने की जरूरत है कि ये चीजें कैसे होती हैं। सबसे पहले आपको सरमाया के ऊपर आना है, और यहाँ से आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर जाके एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि एक म्यूचुअल फंड्स को चला रही होती है, आपने उसके अंदर आ जाना है। एंड जस्ट फॉर दिस एग्जाम्पल वी गोना चूज अल मिजान, ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइज हो कि भाई एक फंड मैनेजर को हम लेते हैं, उसको देखते हैं कि जो ये मैनेजमेंट कंपनी है कैसे काम करती है, उसका एक फंड को उठाएंगे। अगर हम इसके अंदर आते हैं और यहाँ से हम इसकी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है उसको कर देते हैं, और यहाँ से हम हाई रिस्क प्रोफाइल में जाके अल मिजान फंड को खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंड कहाँ पे इन्वेस्टिंग कर रहा है जिसकी वजह से ये हाई रिस्क है। तो ये फंड है, इसमें पहले हम नीचे जाकर देखेंगे कहीं पे हमें डिवीजन मिल रही है कि कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टेड है, हमें नहीं मिल रही। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और हम एक फंड मैनेजर रिपोर्ट में जाएंगे, जो कि अल मिजान की फंड मैनेजर रिपोर्ट है, जो कि हर महीने आती है। वो आपको बताती है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टिंग की, उनका रिटर्न कैसे आया, आपको A to Z हर चीज मिल जाएगी। तो वहां पे आपने आके जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसको डाउनलोड कर लेना है। जब आप लेटेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे, तो आपके सामने कुछ ऐसे करके आ जाएगा। आप जब इसको खोले के जब इसको सर्च करेंगे, तो आपके सामने अल मिजान म्यूचुअल फंड खुल जाएगा। इसके अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन से पता लग जाएगा ये कहाँ पे इन्वेस्टेड है।
यहाँ से आपको पता लग जाएगा ये 100% या 98% इक्विटी के अंदर है, जो कि आपको यहाँ से 96% ये इक्विटी के अंदर है, और उसमें एग्जैक्टली कहाँ पे इन्वेस्टेड है, किस किस कंपनी में इन्वेस्टेड है, ये भी आपको पता लग जाता है। ये सीमेंट में 24% है, ऑयल एंड गैस में 21% है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 11% है, और ये इनकी टॉप कंपनीज हैं। लकी सीमेंट 12%, मारी 10%, मेजान 10%, लकी में 12% है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये फंड है, ये इक्विटीज में इन्वेस्टेड है, और उसके अंदर भी किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है, आपको एक एक चीज इधर मिल जाएगी। इसके अलावा जो मैं आपको प्राइस का बताया था कितना चार्ज करते हैं, तो अब ये फंड मैनेजर के ऊपर होता है कि वो कितनी तेजी से इस प्राइस, ये जो पूरी एलोकेशन है इसको चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल उसको लगता है कि यार लकी सीमेंट में मसले आने लगे हैं, तो वो उसकी एलोकेशन 12% कम करके 3% पे कर देगा, बाकी में ज्यादा कर देगा। अब एक्चुअल में बंदा कोई पीछे बैठ के ये सब कुछ कर रहा है, तो उसको उसकी पे देनी है। वो पे कौन देगा? आपकी इन्वेस्टमेंट से उसको पे जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना चार्ज कर रहे हैं। जितना फंड एक्टिवली मैनेज होगा उतना ज्यादा वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे। अब ये जो फंड है, ये इसकी जो एक्सपेंस रेशियो है विच इज 4.38%, मतलब ये 4.38% आपको चार्ज करते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और आपके उसके बदले में ये सारे काम करते हैं। अगर आपने इसकी परफॉर्मेंस देखनी है तो परफॉर्मेंस भी आपको नीचे मिल जाएगी कि ईयरली परफॉर्मेंस इनकी क्या रही है। अभी 58%, पिछले कैगर इनका 16%, मतलब ये जब से फंड बना है विच इज इन 1995, अगर 1995 में अगर इसमें पैसे डाल देते तो तब से लेके अभी तक इसमें आपको हर साल 16% का रिटर्न मिलता। तो इससे हमें समझ आती है कि हाई रिस्क फंड कौन से होते हैं। इसके बाद अगर हम जो बाकी अगर हम अपने लो रिस्क फंड की तरफ आए, तो लो रिस्क फंड में क्या हो रहा था कि म्यूचुअल फंड्स आपसे पैसे लेके आगे इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब आगे इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहा है? वो जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होते हैं ना, वो आके कहता है कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे आके पैसे दो, उसके बदले में आपको एक बॉन्ड दूंगा जो कि ये श्योरिटी होगी कि मैं आपको आपके पैसे ही वापस करूंगा, आपको प्रॉफिट भी दूंगा। तो उसको कहते हैं बॉन्ड। तो वो एक किस्म की बड़ी सेफ्टी इन्वेस्टमेंट होती है, जहां पे आपको पता है कि अनलेस के गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर जाए, आपको आपके पैसे ही मिल जाएंगे, आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। तो जो लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो वहां पे जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जिसमें मोस्टली रिटर्न्स आते हैं आपका कैश फंड या फिर आपका इनकम फंड्स। तो अगर हम उसी मीजान वाली में जाएं और इसको यहां से हम बैक करें, और यहां से हम ये कैश फंड है इसको उठा लेते हैं, और हम उसी रिपोर्ट में दोबारा जाएंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर कहां कहां पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। ये मीजान कैश फंड खुल गया। इसके अंदर आपने एक और चीज भी नोट कर सकते हैं कि जो फंड मैनेजर है उसका एक्सपीरियंस क्या है। ये फंड मैनेजर है, आप इसको कॉपी करके लिंक्डइन के ऊपर भी जाके, तो लिंक्डइन में सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि इस बंदे का एक्चुअल में एक्सपीरियंस क्या है। जब आप इसको नीचे आएंगे तो पता लग जाएगा कि 5 साल से अलमेजान के अंदर है, उससे पहले IFMP पे इंस्ट्रक्टर थे, उससे पहले एक्सप्रेस ट्रिब्यून में राइटर थे, HBL एसेट मैनेजमेंट कंपनी में भी रह चुके हैं। इनका अच्छा खासा डाइवर्स एक्सपीरियंस है, तो हम कह सकते हैं कि फंड को सही तरीके से चला रहे होंगे। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टेड हुई है, कैश में पड़ी हुई है, इसमें सुकूक जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं कि उनको जब पैसा चाहिए होता है तो ये उनको पैसा देते हैं, और उसमें ये बॉन्ड और या फिर कैश में डील नहीं करते, उसमें उनकी कोई एसेट ओनरशिप ले लेते हैं। अब आपको इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि एग्जैक्टली हो कैसे काम रहा है, आपको ये समझने की जरूरत है कि ये उधर ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो कि सेफ है, या तो गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं या फिर ऐसी कंपनीज को पैसा दे रहे हैं कि जो जिन इनको पता है कि वो इनको पैसा वापस देंगी ही देंगी, बिकॉज वो हाई क्रेडिट कंपनीज होती हैं जो कि इनको पैसा वापस देती हैं। अगर हम इनकी एनुअल रिटर्न्स की बात करें तो ये एक साल में 14% और कैकर इसका 9.56% है। मतलब 2009 से लेके अगर आज तक आप इन्वेस्टेड रहते तो आपको हर साल 9.6% का रिटर्न मिलता, और ये इसका सारा रिटर्न है। और इसी तरह अगर हम वापस आए और अगर हम मीडियम रिस्क की भी बात करते हैं, तो मीडियम रिस्क के अंदर आपका एक किस्म की बैलेंस अप्रोच आती है कि जो म्यूचुअल फंड्स कर क्या रहे होते हैं, ये आपकी इकोनॉमिक वेदर के लिहाज से आपकी इन्वेस्टमेंट्स को चेंज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि उनको लगता है कि अब लो फंड्स चल रहे हैं तो वो लो फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर उनको ये लगता है कि हाई रिस्क फंड्स चलेंगे तो हाई रिस्क में फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर उनका बड़ा एक बैलेंस किस्म का एक एलोकेशन होती है ताकि जो जो रिटर्न्स है ना वो उनके एक बैलेंस किस्म के आए। उसको भी देखने के लिए अगर हम उसी सरमाया के में आए और अगर हम यहाँ मीडियम रिस्क प्रोफाइल के अंदर आए तो हमें ये बैलेंस फंड मिलेगा। अगर हम इसको कॉपी करते हैं
और उसी रिपोर्ट के अंदर जाके यहाँ पे हम सर्च में उसको पेस्ट करते हैं तो हमें बैलेंस फंड मिल जाएगा, जो कि ये बैलेंस फंड है। अगर हम इसको देखें, इसकी एलोकेशन को समझें, तो एलोकेशन इसकी कैसी है कि इक्विटी के अंदर ये 56% इन्वेस्टेड है और जीओपी सिक्योरिटीज के अंदर और सकूक्स के अंदर बाकी 2106%। मतलब इन्होंने मेजर पोर्शन इनका अभी भी इक्विटीज के अंदर है, क्योंकि अभी स्टॉक्स मार्केट चल रही है तो इसका वहां पे जैसे स्टॉक मार्केट गिरना स्टार्ट होगी तो ये अपना जो फोकस है ना वो चेंज कर देंगे। जैसे चेंज करेंगे तो आप जो भी इसमें इन्वेस्टेड होगा ना उसको एक बड़ा मॉडरेट किस्म का रिटर्न मिल रहा होगा, जो कि अच्छे हालातों के अंदर भी ठीक होगा, जो कि बुरे हालात के अंदर भी इनकी कोशिश ये होती है कि अच्छा दें। ठीक है, वो अच्छा होगा कैसे, हम ये डिपेंड करता है इनकी पास परफॉर्मेंस से। अगर हम इनकी पास परफॉर्मेंस देखते हैं तो इनका कैगर है 13.3%, विच इज स्टिल वेरी डिसेंट। और ये फंड बना है 2004 से, मतलब 2004 से लेके आज तक आपको हर साल 13% की कंपाउंडिंग मिलती अगर आप इस बैलेंस फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहते। तो अब हमें समझ आ गई कि यार ये लो रिस्क वाला, मीडियम रिस्क वाला, हाई रिस्क वाला, ये लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क क्यों होता है। तो जब ये चीजें समझ आ गई हैं तो अब हमारा अगला पार्ट आता है कि हमने हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो कि इस इन्वेस्टमेंट लेटर का पार्ट 5 है, जहां पे हम ये देखेंगे कि आपको अपने गोल के लिहाज से, रिस्क प्रोफाइल के लिहाज से कहां पे इन्वेस्ट करना है। अब जो ऊपर से सारी हमने एक्सरसाइज की है उसकी थोड़ी सी सेंस बन रही है कि हमने रिस्क प्रोफाइलिंग क्यों की, हमने गोल डिसाइड क्यों की, हमने जो फंड्स की टाइप्स हैं वो क्यों समझी। अब हमने वो सारा कुछ मिला के ना इन्वेस्टमेंट करनी है और स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो अगर हम एसेट एलोकेशन करते हैं ना, तो ये एक बड़ा बेसिक सा ग्राफ है, लेकिन आपका जो गोल होना चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत हाई रिस्क टेकर नहीं है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि आपका जो 80% है वो लो रिस्क में होना चाहिए और 20% हाई रिस्क में होना चाहिए, जो कि हमने आगे पीछे डिस्कस कर लिया है। इसी तरह अगर आप मॉडरेट रखना चाहते हैं तो आप 50-50 भी कर सकते हैं। मोस्टली रूल ऑफ थंब क्या है कि जितनी आपकी एज है ना, आप उसको 100 में से माइनस करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 साल के हैं तो उसको 100 में से माइनस करें, आंसर आएगा 70। आप 70% अपना स्टॉक्स में रखें, 30% अपना लो म्यूचुअल फंड्स में रखें, क्योंकि 70% आपको ग्रोथ की जो एक बड़ी एक वो जो रिटर्न है ना वो देगा। 30% आपको एक किस्म की श्योरिटी है, यार ये मेरा पड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है लेकिन एटलीस्ट पड़ा हुआ है और कल को जब मैं निकालना चाहूँ तो निकल सकता है। तो ये अप्रोच है, ये इसके लिहाज से आप अपनी स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं। यार मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ उसके लिहाज से 30-40, 60-40, 70-40, 70-30, डोंट गेट मी ऑन दैट, बट इसके लिहाज से आपकी सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बन सकती है और आप खुद बता सकते हैं कि यार मैं कहां कहां पे करूं। अब उसके बाद एक सवाल आता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट तो कर ली, मतलब मैंने एलोकेशन भी कर ली, अब मैं इसको इन्वेस्टमेंट करूं कैसे, क्या मैं सारा पैसा एक दफा डाल दूं या मैं आहिस्ता आहिस्ता डालूं। तो उसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि एसआईपी, जो कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसमें आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट डालते हैं और आपका यही गोल होता है कि मैं हर महीने डालता जाऊंगा और वही अमाउंट कंपाउंड होती जाएगी। एंड फॉर कंपाउंडिंग मैं आपको एक्सरसाइज कराना चाहता हूं ताकि आपको विजुअलाइजेशन हो कि जो आपका पैसा ना वो बढ़ेगा कैसे, क्योंकि आपको जब विजुअलाइजेशन नहीं होगी तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपका पैसा कितना बड़ा कंपाउंडिंग से मैजिक होके बढ़ेगा। तो हम अगेन सरमाया पे आते हैं और यहाँ पे हम आते हैं एसआईपी कैलकुलेटर के ऊपर। तो अगर हम नीचे आ गए यहाँ पे सिर्फ 25,000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं और हमने देख लिया हमें 16% रिटर्न मिला, 13% मिला, 10% मिला। तो अगर हम कहें कि अगर हम एक एसेट एलोकेशन से एक अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं जो कि 13 से 14% रिटर्न देगा, तो आप मान सकते हैं कि आपको मिल सकता है। तो अगर हम यहाँ पे 14% भी करें और इसको हम 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो प्लान माई वेल्थ करें, तो हमारे जो डिपॉजिट अमाउंट होगी वो होगी 45 लाख रुपीज। वो 45 लाख रुपीज आपके बन जाएंगे 1.5 करोड़ रुपीज विद कंपाउंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाउंडिंग का एक और मैजिक आता है कि जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल 15, अब आप इसको 20 साल बढ़ाएं तो आपकी अमाउंट हो जाएगी 60 लाख और आपकी जो इन्वेस्टेड जो कंपाउंडिंग होकर अमाउंट होगी वो हो गया 3.2 करोड़। मतलब आपके 5 सालों में आपके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो गए। इसके बाद अगर आप इसको 25 साल कर देंगे तो आपके 6.8 करोड़ हो गए। अब इसके बाद सिर्फ अगर आप 3 साल बढ़ाएं, ज्यादा भी ना बढ़ाएं, सिर्फ 3 साल बढ़ाएं, 84 लैक्स इन्वेस्टेड और आपके पैसे बन जाएंगे 10 करोड़ रुपया। जितना आप इसको ज्यादा टाइम देंगे उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट क्रेजी होती जाएगी कंपाउंडिंग से। कंपाउंडिंग की ऐसा मैजिक है कि आपका जो दिमाग है ना वो शॉर्ट सर्किट कर जाता है। तो ये एक्सरसाइज कराने का मकसद ये है कि आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक एक एक्सपेक्टेड रिटर्न लिख के आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स लिखें, तो आपको क्रेजी रिटर्न्स मिल सकते हैं और आपकी एक्चुअल में वेल्थ बन सकती है। ट्रेडिंग से, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से ऐसी वेल्थ नहीं बन सकती जहां पे आपका सारा फोकस अपने काम बिजनेस के ऊपर है। तो ऐसी वेल्थ बनाना काफी मुश्किल है। तो जब आपने ये कॉन्सेप्ट भी समझ लिया तो यू आर प्रिटी मच डन इन योर इन्वेस्टमेंट लैडर, जहां पे
यू आर ऑलमोस्ट देयर एंड यू मेड इट। अब आपको थोड़ा सा बेहतर फील कराने के लिए मैंने एक एक्सरसाइज कराई है ताकि आप ये देख सकें यार ये जो हमने सारी एक्सरसाइज की है ये सिर्फ बातें हैं या पे एक्चुअल में इसका कोई रिटर्न भी आता है। काश अगर हम कुछ ऐसा करते जहां पे हम दो बंदों को कंपेयर करते हैं जिन्होंने ये सारे रिजल्ट्स को अप्लाई किया है, एक बंदे ने अप्लाई किया दूसरे ने नहीं किया, उनकी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उस पर क्या असर पड़ा है। तो मैंने उसके लिए एक गूगल शीट बनाई है जिससे आपको विजुअलाइजेशन होगी कि एग्जैक्टली इन दोनों की इन्वेस्टमेंट में क्या क्या फर्क आया। फॉर एग्जाम्पल दो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर 1 एंड इन्वेस्टर 2, जिन्होंने 2016 में अंदर एक ही फंड के अंदर अल मिजान म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट किया। एक ही फंड है, एक ही फंड है, हमने फंड चेंज नहीं किया, एक ही फंड है। दोनों ने 1-1 लाख रुपया इस फंड में डाला और देखा कि उस फंड की परफॉर्मेंस क्या थी। पहले साल उनको मिला 15% का रिटर्न, तो उनकी उनकी जो वर्थ है वो 1,15,000 होगी। दूसरे साल उनको मिला 23% जो कि 142,000 हो गया। तीसरे साल उनको -16% का नुकसान हुआ। अब उनकी जो रिटर्न है वो 142 से 1,18,000 हो गया। अगले साल उनको फिर 24% का नुकसान हुआ। तो उनकी जो इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट थी ना उससे भी नीचे चली गई अमाउंट, वो हो गया 89,000 रह गया। अब जो इन्वेस्टर 2 था ना उसने कहा यार मेरे पास का तो काम नहीं है, मैं तो लॉस में चला गया। उसने वो उठा के अपना फंड बेच दिया। लेकिन जो इन्वेस्टर 1 था ना उसको पता था, उसने जहां पे इन्वेस्टिंग की थी ही नोज द इन्वेस्टिंग कि मेरा गोल क्या, उसको अपने गोल का पता था, उसको ये पता था कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। उसने वो सारी स्ट्रेटेजी लगाई हुई थी, उसने उसको कंटिन्यू रखा। 2020 के अंदर उसको 3% का प्रॉफिट हुआ तो उसका थोड़ा सा ऊपर चला गया। 2021 के अंदर उसको 32% का प्रॉफिट हुआ तो वो दोबारा प्रॉफिट में चला गया 1,22,000। उसके बाद उसको -10% का नुकसान हुआ, फिर 0.2% का नुकसान हुआ, फिर 2024 में उसको 74% का पॉजिटिव रिटर्न मिला, जिससे उसकी जो इनिशियल अमाउंट थी वो होगी 1,90,000, मतलब 90,000, 90% का प्रॉफिट। अब जिस बंदे ने 89 पे छोड़ दिया था, जिसने कहा था यार आगे रिटर्न नहीं मिला, वो अभी भी 89 में है, या फिर वो 89 कहीं पे और इन्वेस्ट करके और लॉस करा बैठा है। क्योंकि अगर उसने यहाँ पे उसकी ये स्ट्रेटेजी थी कि भाई मैं जैसे लॉस हो निकल जाऊं, वो जहां पे भी इन्वेस्ट करेगा वो जैसे ही लॉस होगा वहां से निकलेगा। लेकिन जिस बंदे ने इन्वेस्टिंग रखी, जिसको पता था मैंने कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसने लॉन्ग टर्म ये चीजें रखी और उसको एग्जैक्टली कामयाबी मिली। क्योंकि उसको पता था कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, लॉन्ग टर्म विजन क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है, उसने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए। तो इससे हमें क्या सबक मिलता है कि आपकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ एक फंड लेने से कामयाब नहीं होती, बल्कि जो जितने सारे मूविंग पार्ट्स है ना उसको मिलाना पड़ता है, तब जाके आप कामयाब होते हैं। और जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि फाइनेंशियली फ्री सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट से नहीं होते, बल्कि अपने लाइफ को रीडिजाइन करके होते हैं, जहां पे आप अपने मेंटल मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करते हैं, अपनी जिंदगी में जो हैबिट्स हैं उस पर काम करते हैं। तो जब तक ये चीजें नहीं करेंगे, आप में वो डिसिप्लिन नहीं आएगा, तो आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। और ये एग्जैक्टली स्ट्रेटजी मैं भी यूज करता हूँ कि एंड आई होप कि अगर आप भी यूज करेंगे तो आपको लाजमी फायदा होगा इसमें। और मेरे लिए इन्वेस्टिंग ना सिर्फ स्टेप 3 आपकी फाइनेंशियल जर्नी का, स्टेप 1 स्टेप 2 अगर आप मिस करेंगे तो आप फाइनेंशियली फ्रीडम की जो जर्नी है ना वो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो इन 2 स्टेप्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली फ्री हो तो वो आप वीडियो ना घोल के पी लें, जो कि मेरे चैनल के ऊपर आपको जो लेटेस्ट वीडियो है, जो इससे पिछली वीडियो है, वो मिलेगी, व्हाई इन्वेस्टिंग अलोन वोंट मेक यू रिच। ये वीडियो आप घोल के पी लें और आपको पूरा जो ये वेल्थ का सिस्टम है ना ये आप क्रैक कर लेंगे। सो दिस इज प्रिटी मच इट फॉर टुडे। आई होप आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।